अमन के मालिक का अमन के पिता को फोन आता है। उसके पिता कहते हैं, अरे भाई उसको कमी किस चीज की है जो यहाँ से भाग आया। अमन के पिता बोलते हैं, मैं समझा नहीं, आप किस किस बारे में बात कर रहे हो। अमन के मालिक कहते हैं कि भाई अमन, शाम हो गई है, सुबह से कहीं नजर ही नहीं आया, फोन भी उसका बंद आ रहा है, तो मैंने सोचा कि वो गाँव आ गया होगा, तो ये तुम्हारे साथ कोई बात होगी होगी। अमन के पिता कहते हैं कि नहीं, गाँव सुबह से नहीं आया, सुबह से वो नजर नहीं आपको आया। तो उसके मालिक कहते हैं, हाँ सुबह से भाई मुझे कहीं नजर ही नहीं आया, फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं आया, और वैसे भी हमारा तो तकरीबन गांव आपके शहर से कुछ 8 घंटे की दूरी पर है, अगर बस पर भी जाया जाए तो इतनी जल्दी तो वो पहुंच नहीं पाएगा। तो अमर के मालिक कहते हैं कि भाई हम तो उसको बड़े प्यार से रखते हैं, पता नहीं किस बात का उसको गुस्सा लग गया, कुछ नहीं बताया, वैसे कल तक तो ठीक था। चलो ऐसा करो, हो सकता है वो रास्ते में हो, जब आए तो उससे बात करके फिर मेरी बात कराना, भाई क्या गिला शिकवा है, कुछ बात कर लेंगे। अब उसके पिता इंतजार कर रहे थे अमन के आने का, लेकिन वो शाम का पहर भी ढल जाता है और हो जाती है रात। वो रात भी ढल जाती है इंतजार में और हो जाती है सुबह, लेकिन अमन का कोई नामो निशान नहीं था। उसके फोन नहीं लग रहा था। दोपहर के समय में उसके मालिक का फिर से फोन आता है अमन के पिता को। वो कहते हैं, आप जल्दी से जरा आइए हमारे घर में। तो कहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक तो है। कहते नहीं, पहले आप आइए। क्या अमन का पता लग चुका था या फिर कोई अनहोनी घट चुकी थी, ये आपको पता लगेगा किस्से के अगले पड़ाव में। लेकिन उससे पहले आप अपना काम जरूर कर दीजिएगा, यानी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जब ये किस्सा पूरा हो जाएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा, और शेयर करना मत भूलिएगा। अब अमन के पिता डरते हुए चलते हैं अपने गांव से। उनकी माँ काफ़ी परेशान थी, वो भी साथ आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना किया था कि अगर अमन पीछे से आ गया तो भाई उसका ख्याल कौन रखेगा। तो अमन के पिता डरते डरते 8-10 घंटे का सफ़र तय करके अमन के मालिक के घर पहुंचते हैं। उसके मालिक एक बेहद ही एक अच्छे आदमी, आप जैसे शुरू में जो वार्तालाप हुई उससे आपको पता लग ही क्या होगा। और वो आते ही पहले पानी वगैरह पिलाते हैं। उसके पिता काफ़ी डरे हुए थे, तो पहले उनको तसल्ली देते हैं कि अभी कुछ अमन का पता नहीं लगा, मैंने इसलिए आपको बुलाया कि हमें पुलिस वगैरह में अब रिपोर्ट देनी होगी, 1 दिन से ज़्यादा हो चुका है अमन को यहाँ से गायब हुए और उसका फ़ोन नहीं आएगा। ये कहते हैं, क्यों, क्या हुआ। क्योंकि अमन का फ़ोन उसके कमरे में ही हमें मिला है बंद। अब वो फ़ोन भी नहीं लेकर गया, कपड़े वगैरह भी नहीं लेकर गया, पता नहीं क्या हुआ। अब ये और चिंता की बात थी। अमन के पिता पूछते हैं उसके मालिक से कि आपने कुछ डांटा हो, उसने कुछ गलती की हो। कहते हैं, ना ना, गलती वाली तो कोई भाई बात ही नहीं थी। अरे हमारा अपना बच्चा है। ये जो मालिक थे अमन के, वो भी अमन के गांव से ही थे और काफ़ी समय पहले शहर आ चुके थे, तो कुछ जान पहचान थी, इसकी वजह से भी वो अमन को काफ़ी अच्छा ट्रीट करते थे। अमन की उम्र 20 बरस के आसपास थी और कुछ पढ़ा लिखा तो ज़्यादा बहुत अमन था नहीं, 8वीं तक पढ़ा था। गांव में कुछ काम नहीं था, तो उसके जो ये आदमी है जो इसके अमन के मालिक है, उन्होंने तरस खा के उसको अपने यहाँ घर में ले आए थे, ताकि घर के माली वगैरह का काम कर लेगा, सफाई वगैरह का काम कर लेगा, कुछ लेकर आना जाना, तो थोड़ा बहुत जो तनख्वाह उसको मिलेगी, एक कमरा रहने के लिए दे दिया था। इसकी वजह से अमन भी खुश था, उसके पिता भी खुश थे कि चलो घर का गुजारा चलेगा, और मालिक को भी था कि भाई एक विश्वास वाला बंदा हमें मिला है, और अच्छी बात है कि गांव का लड़का है, बच्चा सही है। लेकिन अब उसी अमन ने एक बहुत बड़ी चिंता में सबको ढाल दिया था। अमन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस स्टेशन जाया जाता है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद रिपोर्ट लिखाई जाती है, उसके पिता के द्वारा ही रिपोर्ट लिखाई जाती है, मालिक भी साथ में होते हैं, कि अमन पिछले लगभग 2 दिन से लगभग लगभग गायब है, और उसका फ़ोन भी हमारे पास यहीं पर है, कमरे में छोड़ गया है, कुछ सामान वगैरह भी नहीं लेकर गया, और किसी को कुछ नहीं पता। जब पुलिस थोड़ा सा पता करने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि जो कुछ ही कदम छोड़कर आगे एक बिल्डिंग थी, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने अमन को उस सुबह देखा था जब जब से वो गायब था।
उसने कहा कि मैंने अमन को देखा था, वो बड़ा ही सहमा हुआ लग रहा था, जैसे उसकी आंखें पथराई हो, एक ही दिशा में देखकर चलता जा रहा है, और वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा था। तो मैंने तो उसको आवाज दी, अरे अमन, कहाँ जा रहा है भाई सुबह सुबह, इतना डरा हुआ क्यों है? लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। तो पुलिस वाले कहते हैं फिर क्या हुआ? तो तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं तो अचानक मेरे मालिक के पीछे हॉर्न की आवाज आई, दरवाजा खोलने यानी कि इशारा था, तो मैं जल्दी से दरवाजा खोलने लग पड़ा। जब तक मालिक की गाड़ी गई मैंने देखा तो अमन वहां पर आसपास था ही नहीं। अब ये चीज साबित हो चुकी थी कि अमन सुबह के समय से यहाँ से निकला है, घर से निकला है, लंगड़ा के चल रहा है। हो सकता है रात को किसी के साथ उसकी लड़ाई तो नहीं हुई। मालिक से पूछा जाता है, मालिक कहते हैं कि भाई अमन बड़ा एक सिंसियर बच्चा था, यहाँ पर उसकी किसी से अभी जान पहचान नहीं थी, 5-6 महीने उसको आए को हुए थे, और साथ के साथ ही अभी किसी को इतना जानता भी नहीं था, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। अब थोड़ा सा शक मालिकों पर भी जा रहा था कि आपने कोई मारपीट तो नहीं की? वो कहते भाई इस चीज की कोई बात ही नहीं भाई, हम कैसे कर सकते हैं। इनके जो पिता थे अमन के, वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है मालिक पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत भले इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ ऐसी बात करें। और इन केस कुछ ऐसा 1% होता भी तो अमन ने फोन तो करना था ना, कि आज मालिक ने डांट लगाई, कुछ हुआ। अच्छा फिर आसपास उसका कमरा देखा जाता है, कमरे में मतलब जो कुछ खून के निशान, कुछ इस तरीके का कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा कमरा था उसका। अमन का सामान भी लगभग लगभग वहीं पर पड़ा हुआ था। तो फिर एक अच्छा भला लड़का कहाँ पर गायब हो गया? क्या हुआ उसके साथ? कौन ले गया उसे? जमीन निकल गई या आसमां खा गया? कुछ नहीं पता। लेकिन शायद इन सब सवालों का जवाब एक कमरे में था। अब जब थोड़ा बहुत सर्च वगैरह पुलिस शुरू करती है, घर की सर्च भी होनी शुरू होती है, मालिक कहते हैं कि निश्चिंत होकर सर्च कीजिए। लेकिन सर्च करते करते जब वो पुलिस सेकंड फ्लोर में जाती है, सेकंड फ्लोर का एक कमरा खोलने लगती है, तो उसके मालिक, घर के मालिक मना करते हैं पुलिस को कि इस कमरे को नहीं खोलना। वो कहते हैं इस कारण, कहते हैं नहीं यहाँ पर कुछ पर्सनल सामान पड़ा हुआ हमारा। तो पुलिस कहती है कि पर्सनल सामान से हमें लेना देना नहीं है, हमने देखना है कि यहाँ पर अमन है कि नहीं। अब 2-4 बार टोकते हैं, लेकिन फिर उनको महसूस होता होगा कि भाई कहीं शक ना पड़ जाए किसी चीज़ का, तो जो ये करते हैं इनको करने दो। ना चाहते हुए भी उनके मालिक की मर्जी के बिना भी दरवाजे को खोला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक अजीब से तरीके की मनहूसियत तो सबको महसूस होती है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे ट्रंक पड़े हुए थे। वो ट्रंक पर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस कहती है कि ताले की चाबी लेकर आओ। उसके मालिक कहते हैं कि भाई काफ़ी पुराना सामान है, हमारे पास ताले की चाबी नहीं है। साथ में कुछ टीम वगैरह भी आई हुई थी फोरेंसिक की, वो भी देखकर महसूस करती है कि ताले को खोला नहीं गया काफ़ी समय से, ये तो नज़र आ रहा है, तो कुछ ऐसा है नहीं है। स्मेल वगैरह भी कुछ ऐसे नहीं आ रही थी जिससे कुछ शक हो, कि जिससे थोड़ी दिक्कत परेशानी, मतलब समझ गए आप। तो ऐसा कुछ वहाँ पर खास नहीं था जिससे कुछ लीड मिल सके पुलिस को। वो कुंडी लगाती है, क्योंकि मेन लीड तो ये थी कि सुबह जाते हुए उसने बाहर देखा था। अब ये बहुत बड़ा रहस्य बन चुका था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। उसके पिता का बुरा हाल था, उससे भी ज्यादा हाल उसकी माँ का था। मालिक बहुत परेशान थे। शायद अब उसके पिता को भी मालिक पर थोड़ा सा शक पड़ने लगा था कि कहीं इन्होंने तो गायब नहीं कर दिया। लेकिन वो कह कुछ नहीं सकता था, कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन एक सुबह जब उसके मालिक गाड़ी पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि भाई आज हम थोड़ा सा शहर के बाहर भी जाकर अमन को ढूंढेंगे, खुद भी ढूंढेंगे, ऐसा तो पुलिस पर नहीं हम छोड़ सकते। उसके पिता गाड़ी में साथ बैठे ही थे, बिल्कुल बदहवास, खामोश, जैसे उम्मीद हार चुके हों। 5-6 दिन बेटे को गायब हुए को हो चुके हैं, वो जिंदा होगा भी या नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन फोन की घंटी बजती है। कांपते हुए हाथों से वो देखते हैं, उनकी पत्नी का फोन था। वो धीरे से फोन को कानों में लगाते हैं और उनकी पत्नी कहती है जल्दी से घर आ जाओ, जल्दी से घर आ जाओ। ये कहते कि क्या हुआ, कि सब ठीक ठाक है? अमन आ गया, अमन आ गया।
जैसे ही वो सुनते हैं, उनकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बहने लग पड़ती हैं। वो तो सक पका जाते हैं, इतनी खुशी को वो कैसे काबू में करें। सच कह रही हो, झूठ तो नहीं, सच कह रही हो, मेरी बात कराओ। नहीं, वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो आ गया, मैं कह रही हूँ वो आ गया, जल्दी से भाग गया वो। इसके पिता देखते हैं मालिक की तरफ, वो कहते हैं अमन घर आ गया, अमन घर आ गया। मालिक की खुशी का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक तरफ उन्हें खुशी थी लड़के के मिल जाने की, दूसरी ओर एक बाहर से भी वो रुखसत हो रहे थे कि भाई कहीं बाद में मेरे पर इल्ज़ाम ना आए। तो अमन के पिताजी जैसे ही गाड़ी से उतरने लगते हैं कि मैं जल्दी से जाता हूँ, तो उसके हाथ पकड़ लेते हैं उसके मालिक। अरे कहाँ जा रहा है? तो कहते हैं मैं जल्दी से गाँव की तरफ जा रहा हूँ। अरे छोड़ गाँव, मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो वो कहते हैं मालिक का बस, अरे बस किसने कहा, इसी गाड़ी में अभी चलते हैं। वो जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं, 10 मिनट के लिए अंदर जाते हैं, वहां से बैग उठाते हैं, इनको भी कहते हैं अपना बैग कपड़ों का पैक करो, जल्दी से निकलते हैं, हम गाड़ी पर जाएंगे, बस पर तो भाई बहुत समय लगेगा, गाड़ी पर जाते हैं। क्योंकि अब जो ये सफ़र था, ये थोड़ा सा ठीक होने वाला था, इसमें कुछ चिंता नहीं थी। हाँ, इस चीज़ की चिंता हो सकती थी कि वो इतने दिन कहाँ पर गायब रहा, सब कुछ ठीक भी है कि नहीं। बीच बीच में फ़ोन पर बात होती रही कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, पता नहीं, बस वो खामोश है, ऐसे है वैसे है। लेकिन उसके जो मालिक थे वो समझा रहे थे कि बेटा सदमे में होगा, पता नहीं, अब जाके ही पता करेगा, हम प्यार से पता करेंगे। इन द मेन टाइम उन्होंने पुलिस स्टेशन को भी फ़ोन कर दिया था कि भाई हमारा बच्चा मिल चुका है, अब आप देखिए कि आपने क्या कार्रवाई करनी है। और पुलिस वाले कहते हैं कि हम पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि हमने बयान तो दर्ज करने हैं। खैर, अब उसके बाद जब ये गांव पहुंचते हैं, कुछ ही देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस उसको पूछने की कोशिश करती है कुछ, लेकिन अमन किसी भी तरीके का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ था। तो पहले जो मालिक है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसको पहले हॉस्पिटल लेकर इसका चेकअप कराना चाहिए, जो पुलिस भी इस बात में रजामंद थी। फिर पास के शहर में उसको लेकर जाया जाता है, टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। कुछ जख्म थे, जैसे पाँव में जख्म थे, इसकी थाई में एक बड़ा जख्म था जो रिस रहा था। अब डॉक्टर काउंसलिंग भी साथ में करते हैं। उसके बाद डॉक्टर ये पहुंचते हैं इस चीज़ पर कि इसको अभी किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया जाए बयान देने का, पुलिस को खास तौर पर कहा गया। और जितना हो सके घर वालों के पास रखा जाए, ताकि ये थोड़ा सा रिकवर कर सके। और जब भी ये रिकवर करेगा, कुछ बोलना शुरू करेगा, इसको किसी तरीके का दबाव भी नहीं बनाएंगे, घर वाले भी दबाव नहीं बनाएंगे कि क्या हुआ, बता कहाँ था इतनी देर। धीरे धीरे ये ठीक होगा, जब ठीक होगा तो उसके बाद फिर आप इसको बात कर सकते हैं। पुलिस चली जाती है। भाई पुलिस के हिसाब से तो उसका केस खत्म हो चुका था, अब उसको जानने की भी कोई इतनी नहीं पड़ी होगी कि भाई कहाँ मिला, मिल गया, बात खत्म। उसके मालिक, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी नेक इंसान थे, वो नहीं जाते, वो कहते भाई मैं रुकूंगा, मैं देखूंगा कि बच्चे को क्या दिक्कत है, कुछ समस्या है, भाई क्यों हमारे घर से भाग गया, किसी मेरे घर के मेंबर तो नहीं कुछ कह दिया, किसी आसपास किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई, और जो दिल पर ले गया। अब वो ना एक चीज नोट करते हैं अमन के पिता, उसके मालिक और अमन की माँ की, वो ना जब से आया है, वो तब से अपनी माँ के साथ बहुत जुड़ के रह रहा है, माँ का पीछा ही नहीं छोड़ता। जैसे ही माँ इधर उधर होती, पीछे पीछे भागा जाता, मुझे छोड़कर मत जाओ, बस ज्यादा से ज्यादा यही बात करता। और अगर उससे पूछा जाता कि मालिक जैसे उसको पूछते कि बेटा तुझे किसी ने कुछ कहा? नहीं। कुछ हुआ? नहीं। कोई तंग कर रहा है? नहीं। बस ये बातें करने। मालिक 1-2 दिन रुकते हैं। अब जैसे उनका घर में पुश्तैनी घर भी था गांव में, तो उसको भी चलो उनको होता है कि चलो मैं देख लूंगा। लेकिन 2-3 दिन रुकने के बाद जब वो पाते हैं कि अमन की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, घाव तो भर रहे हैं लेकिन जो दिल पर जख्म हुए लगते हैं जिस तरीके से, वो नहीं भर रहे, तो भाई मुझे अब कितनी देर रुक सकते हैं। तो वो अमन के पिता को कहते हैं, कुछ पैसे देते हैं कि इसका इलाज अच्छे से कराओ, ज़रूरत होगी जितने पैसे, मुझे फ़ोन करते हुए ये चीज़ को नहीं शर्माना कि मतलब पैसों की ज़रूरत है, जो करना है करो, इसको ठीक करो, और उसके बाद फिर इसको लेकर आओ, शहर लेकर आओ। खैर, अब इतनी जब मिलती है, एक होप मिलती है, कोई तसल्ली देता है, तो वैसे ही इंसान अच्छा महसूस करता है। उसके पिता इस बात से निश्चिंत हो सके थे कि भाई पैसों को लेकर कोई तंगी नहीं आ गई। वहीं दूसरी ओर वो इस चीज़ से परेशान भी थे कि भाई वो जो अमन है, वो अपनी माँ के साथ तो ऐसे जुड़कर रह रहा है जैसे मानो उसको इस चीज़ का वहम हो चुका है कि जैसे ही वो माँ से दूर हुआ तो कोई उसको लेकर चला जाएगा। रात के समय में वो चिल्लाता रहता था कि नहीं नहीं, मुझे 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 बख्श दो, बस मैंने मैंने गलती कर दी, मुझे बख्श दो, मत लेके जाओ। मैं तब कहा था अब मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, मुझे मत लेके जाओ।
ऐसी ऐसी बातें जब वो कर रहा था, रात को जब सुनते उसको तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। अब कुछ समय बाद इनके मालिक से भी बात होनी शुरू हो गई कि भाई ऐसा ऐसा रात के समय में वो ऐसा करता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब उनके मालिक कहते हैं कि एक काम करो, मुझे डॉक्टरी हिसाब नहीं लग रहा, ऐसा करो आप इसको शहर लेकर आओ और भाभी को भी साथ में लेकर आओ, क्योंकि वो तो इनके बिना नहीं आएगा। तो यहाँ पर ना मैं बात करके रखता हूँ किसी किसी संत से, किसी भगत जी से मैं बात करता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी हमें परेशानी हो रही है हमारे बच्चे को, और आप देखो क्या है। अब ये कहते हैं कि ठीक है आप पता कीजिए। एक आधे दिन बाद पता लगता है कि ठीक है उनको कोई मिल गए हैं ऐसे जो इनका इलाज कर सकते हैं, तो ये गाड़ी स्पेशल भेजते हैं। देखो कितना नेक इंसान है कि बस पे नहीं आना, कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी तरीके की, गाड़ी भेजते हैं स्पेशल। ये गाड़ी पे आते हैं, आके अमन को पुचकारा जाता है जो घर के बाकी मेंबर होते हैं कि बच्चा क्या हो गया बता तो सही। लेकिन अमन फिर वही चीज़, किसी तरीके का कुछ भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं, बस वैसे ही। हाँ एक चीज़ है, अब अमन उस घर में पाँव डालने से पहले डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था, मानो जैसे कोई खौफ था, कोई डर था जो उसको घर आने से रोक रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको लेकर जाया गया घर, लेकिन इसकी ये बात को नोट कर लेते हैं घर के मालिक। अब क्या उस घर में कुछ था? लेकिन उस घर के मालिक, उनका परिवार काफी समय से वहां पर रह रहे थे, यहाँ तक कि अमन भी 4-5 महीनों से वहीं पर रह रहा था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो फिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि अमन बिना किसी को बताए घर से निकल गया, और उसके बाद फिर वो गांव पहुंचा कई दिनों बाद। इनके मालिक को एक चीज का शक हो गया था, लेकिन वो शायद अभी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। अगले दिन भगत जी के पास इनको लेकर जाया जाता है। भगत जी कुछ समय तक साधना करते रहते हैं, तो फिर कहते हैं कि इस पर एक तो एक किसी चीज का प्रभाव है जिस चीज के बारे में ये बात नहीं करना चाहता। इसको डर दिया गया है कि अगर कुछ भी बात की तो हम तुझे ले जाएंगे। अब वो अमन को मोली बांधते हैं, उसके माथे पर भभूत लगाते हैं। कुछ समय बाद साधना उसके सामने बैठकर करते रहते हैं। कुछ समय बाद जो अमन बड़ा मायूस लग रहा था, आंखें उसकी झुकी हुई थी, डरा डरा लग रहा था, अचानक से उसके जो शरीर में तब्दीली आनी शुरू होती है। वो कुछ बोलना शुरू करता है, माँ, माँ मैंने उसके उसको उसको मैंने एक वादा किया था, मुझे डर है वो ले जाएगा। अब वो जो साधु थे वो कहते हैं कि बेटा जो बोलना है बिना किसी डर के बोल, हम हैं, बजरंगबली हैं, कुछ नहीं होने देंगे। फिर अमन सुनाता है अपनी कहानी, क्या हुआ मेरे साथ, और जो शक पड़ रहा था उनके मालिक को वो भी सही था। जैसा मैंने कहा कि इनके घर के 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर कह सकते हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर था वो सारा मालिक का था, उनका परिवार रहता था। फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा इन्होंने दिया हुआ था अमन को। सेकंड फ्लोर जो था वहां पर भी एक कमरा था जो बंद रहता था, कुंडी लगी रहती थी बेसिकली। वहां इनके मालिक ने बड़ा कैजुअली कहा था कि इस कमरे के अंदर नहीं जाना, इस कमरे के अंदर किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई साफ सफाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मतलब छत वगैरह साफ कर दी बस, और कुछ नहीं। अब अमन, जैसे मैंने कहा कि वो इस तरीके का लड़का नहीं था कि जैसे होता है ना कि जिद्दी, कोई बात कही वो माननी नहीं भाई। वो नौकरी कर रहा था, जैसा मालिक ने कह दिया वैसे ही था। तो अमन इस चीज को बिल्कुल फॉलो करता था। लेकिन क्या होता था कि जब जो वो कमरा था ऊपर वाला, वो ठीक अमन के कमरे के ऊपर था। कई बार रात को ना उसको काफी ज्यादा आवाजें आती थी, काफी ज्यादा उसको अजीब से तरीके की, मतलब जैसे कोई पीट रहा है ऊपर से छत को। तो इसको लगता था कि अगर कोई ऊपर है नहीं तो ऐसी आवाजें कैसे आती हैं। ये कोशिश करता था इग्नोर करने की, लेकिन कितनी देर तक कर पाता। कुछ समय बाद जब इसकी बर्दाश्त शक्ति से वो चीज बाहर निकली, तो अमन रात के अंधेरे में धीरे धीरे ऊपर जाता है कि किसी को क्या पता लगेगा। वो कमरे की कुंडी को खोलता है, मोबाइल की टॉर्च जलाता है। वहां पर उसको कुछ नजर नहीं आता, बस पुराने संदूक लगे हुए थे, जंग पड़े, पुराने संदूक पड़े हुए थे जंग लगे।
ताला लगा हुआ था उन पर, जिसको जंग लगा हुआ था। इसके अलावा कुछ नहीं था उस कमरे में, धूल थी बस, और कुछ नहीं। अमन को लगता है कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। खैर, अमन ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लगाता, वो कमरे की कुंडी बंद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस कमरे में डर लग रहा था। उसको अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय वहाँ पर रुक नहीं सकता और फिर नीचे आना शुरू कर देता है, अपने कमरे में लेटना शुरू करता है। लेकिन अभी उसको लेटे कुछ ही समय होता है, अचानक उसकी थाई पर जैसे कोई काटता है। अमन की चीख तक नहीं निकलती। वो मुंह तो खोलता है ऊंची, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। अब जैसे ही अमन की आंख खुलती है, वो गया तो ऊपर अकेला था, लेकिन नीचे वो कईयों को ले आया था। वो ले आया था काफी समय से बंद पड़े उन प्रेतों को। ऐसे प्रेत नहीं थे जो उस दरवाजे की कुंडी खुलते ही उसके साथ आ गए। ऐसे तो कोई भी उस दरवाजे की कुंडी को खोल सकता था, लेकिन शायद वो प्रेत अमन के पीछे पड़ चुके थे। उसका ऑरा वीक था, क्या था ये तो पता नहीं। अब उसको प्रेत नजर आ रहे थे, चमकती आंखें, एक से बढ़कर एक अजीब से चेहरे, डरावने चेहरे उसको झुंड बनाकर खड़े थे। वो कह रहे थे कि अब तू हम में शामिल होगा, तुमने गलती की इस कमरे को खोलकर। अमन रोए जा रहा था, लेकिन उसकी रुदन की आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। मानो उसके कमरे से उसकी आवाजें बाहर ही नहीं जा पा रही थी। लेकिन अमन अब हाथ पैर जोड़ रहा था कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो यहाँ कमाने आया था, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। मैं मर गया तो मेरे माता पिता क्या करेंगे। लेकिन वो किससे मांग रहा था माफी, किससे जान बख्शने की बात कर रहा था? प्रेतों से? क्या वो इतने उदार होते हैं कि वो किसी की जान बख्श दें? शायद नहीं। लेकिन वो लेते हैं वादा। वो कहते हैं कि ठीक है, दिया तुझे समय, 40 दिन का समय दिया, जा अपनी माँ को मिल ले, 40 दिन बाद हम तुझे ले जाएंगे यहाँ से। अमन जब ये सुनता है, उसको एक मौका मिलता है। वो अगले दिन सुबह सुबह सब कुछ छोड़ के चल पड़ता है, और इतने दिन गायब रहने का कारण था कि वो अपने गांव पैदल ही पहुंचता है, क्योंकि अब वो अकेला साथ नहीं आ रहा था, उसके साथ प्रेत भी थे जो उसको परेशान कर रहे थे, और वो महसूस कर रहा था कि अगर बस पर चढ़ेगा तो कहीं ये नुकसान कोई ना कर दे। एक बात और, जितने दिन वो सफर में रहा उसको भूख तक नहीं लगी। वो पहुंचा अपने घर, उसके बाद भी उसने कुछ ज्यादा खाया नहीं। और अब वो माँ अपनी को इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि एक तो उसको वो प्रेतों को देखकर डर लगता था, दूसरा उसको लग रहा था कि 40 दिन तो बस हो ही जाएंगे और उसके बाद ये प्रेत मेरी जान ले लेंगे। अब जो मालिक थे वो किस्सा बताते हैं उस कमरे का। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सामान है मेरे परदादा जी का सामान है, और वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर उनका ये सामान यहाँ पे रख दिया गया, और मेरे दादाजी ने, फिर मेरे पिताजी ने खास तौर पर मुझे कहा था कि इसको एक कमरे में बंद कर देना, उस कमरे में किसी को सफाई के लिए खास तौर पे नहीं भेजना, खास तौर पे किसी यंग को, लड़की हो या लड़का, उसको बिल्कुल नहीं जाने देना। और इन संदूकों में उनका सामान तो पड़ा ही है, लेकिन शायद कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो अब इसके साथ लग चुकी हैं। लेकिन वो जो संत हैं वो काफी पहुंचे हुए थे, उन्होंने फिर उपाय करना शुरू किया। धीरे धीरे जो अमन है उसका स्वभाव ठीक होता गया, वो अपने आप को ठीक महसूस करने लग पड़ा। अब उसकी माँ अब थोड़ी इधर उधर भी होती थी तो उसको इतना डर नहीं लगता था। वो प्रेत जो उसको आते थे नजर, वो नजर आने बंद हो गए। अब वो धीरे धीरे दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन जो मोली उसको बांधी थी, जो उसके गले में धागा बांधा हुआ था, उसके बारे में उन संत ने एक बात जरूर कही थी कि ये गलती से भी दोनों में से एक भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए,
टूटनी नहीं चाहिए। अगर हो गया तो वो प्रेत इसके पीछे ही है। अगर कुछ खराब होती है, आपको लगता है टूटने वाली है, पुरानी हो गई है, तो दोबारा आके बंधवा के जाना है। मैं नहीं रहूंगा, मेरे चेले होंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब तक ये जिंदा रहेगा, वो प्रेत इस ताक में रहेंगे कि इसको लेकर जाएं, क्योंकि उनका वादा टूटा है। 40 दिन बाद वो उसको लेकर नहीं जा पाएंगे इस मोली और इस धागे की वजह से। लेकिन जब भी उनको मौका लगेगा, वो हमला करेंगे, और उनका हमला बिल्कुल ठीक होगा। आप ये मत मान के चलिएगा कि बच जाएगा। इसके बचने का सिर्फ एक उपाय है कि ये धागा और ये मोली, और इसके अलावा अब इसके घर में दूरी रखिए इस घर से। तीसरी चीज कि जितना हो सके भक्ति में परमात्मा की हो, ताकि किसी भी तरीके की कुताही ना हो सके। अमन 5-6 साल इस बात को बीत चुके हैं, ज़्यादा ही शायद हो गए हैं। तो अब उस घर में तो नहीं गया, लेकिन किसी और जगह पे इसी शहर में उसके मालिक ने इसका इंतजाम करा दिया कि भाई नौकरी तो करेगा ही, अब भूखा तो नहीं मरेगा। तो अमन काम कर रहा है। उसकी अब शादी भी होगी रिसेंटली, लेकिन वो धागे का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आज भी प्रेत उसको लेके जाने की फिराक में है। ये किस्सा था अमन का, जहाँ पर एक छोटी सी की गई गलती कितने बड़े वारदात को अंजाम दे जाती है। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। रजनी एक बेहद ही गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन उसके परिवार के हालात से भी खराब उस जगह के हालात थे जहां पर वो पैदा हुई। भोपाल के एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में रजनी का जन्म हुआ। बड़े छोटे छोटे से घर, झोंपड़ी नुमा घर, एक घर के साथ दूसरा घर सटा हुआ हो, मानो जैसे उस दीवार का अंतर अगर ना हो तो कोई ये ना कह पाए कि ये घर अलग है। उस घर में गुजारा करना पड़ता था रजनी के माँ बाप को। लेकिन रजनी की ख्वाहिशें तो काफी ऊंची थी। उसको पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन शायद ये शौक कईयों को रास नहीं आ रहा था। रजनी जितनी भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी सरकारी स्कूलों से, उसके पिता दिन रात मेहनत करते कि जितनी भी फीस है या किताबों का खर्चा है वो पूरा किया जा सके। उसकी माँ भी लोगों के घरों में जाकर काम करती ताकि रजनी का फ्यूचर अच्छा हो सके, और वो इस पथ पर थे भी। लेकिन उनके घर के पास वाली एक औरत को शायद ये चीज रास नहीं आती थी। तो उसका एक अलग दुकान था। उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी रजनी की उम्र के आसपास ही थी। पढ़ाई में उससे तेज तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। लेकिन एक दिन अचानक उसको खेलते खेलते सांप काट लेता है। जल्दी से इलाज ना होने के कारण वो बचपन में ही मर जाती है। उसके बाद से शायद वो रजनी को थोड़ा सा ज्यादा जेलसी से देखने लग पड़ी। उसके मन में जेलसी आ गई। लेकिन अब वो लड़का, यानी कि उस औरत का लड़का और रजनी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जहां रजनी का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था, उसको पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता नहीं था, वहीं जो उसका लड़का था वो हमेशा आशिकी वगैरह में पड़ा रहता था। उसकी माँ उसको कई बार ताने भी मारते कि वो लड़की होके पढ़ रही है, कल को कहीं नौकरी करेगी, यहाँ से निकल जाएगी अपने घर के हालात सुधार के, और तू कभी किसी लड़की के पीछे, कभी किसी लड़के के पीछे, कोई काम धंधा नहीं है। उसकी माँ घरों में जा जाकर काम करती थी, और जो भी कमाई होती थी घर के गुजारा करने के बाद बाकी जो सब वही खा जाता था। यहाँ तक हाल खराब हो चुके थे। लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी, और एक दिन वो किसी लड़की को भगाकर ले जाता है। यानी कि वो औरत अब अकेली रह चुकी थी। अब वो आए दिन किसी न किसी बहाने से रजनी और उसके परिवार के साथ लड़ती रहती थी। लेकिन कभी रजनी के परिवार ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो शायद समझते थे कि भाई अब इनकी उम्र भी हो चली है। मतलब थे तो तकरीबन उनके ही आसपास ही के थे, लेकिन वो बूढ़ी थोड़ी सी जल्दी हो चुकी है। जैसे इंसान गम में होता है, पहले पति चला गया, फिर बच्ची की मौत हो गई, ने बेटा भी नालायक निकला, तो भाई असर तो हो ही जाता है। तो ये सोच के ये चुप रहते थे कि चलो क्या बात करने। लेकिन रजनी के साथ क्या होने वाला था, अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी उनको पता होता तो शायद वो एहतियात बरतते।
अब रजनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी इन बिटवीन, और उसकी जॉब है एक अच्छी जगह पे लग जाती है। अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करें तो वो जो उसकी तनख्वाह थी, उसकी पिता और उसकी माता दोनों की 5-6 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। एकदम से जब घर में ऐसी खुशहाली आती है, रजनी अब एक चीज को लेकर तत्पर थी, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलना है। रहेंगे, रेंट पे रहेंगे, घर तो अभी नहीं बना सकते, लेकिन मैं अपने माँ बाप को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। अब रजनी को जॉब करते कुछ साल हो चुके थे, और धीरे धीरे रजनी का बैंक बैलेंस भी बढ़ता जा रहा था, खर्चे कुछ ज़्यादा थे नहीं। माँ की वो नौकरी, यानी जहाँ पर घरों में काम करती थी, छुड़वाने की बात करती है, पर माँ मानती नहीं कि जब यहाँ से छोड़ेंगे तभी पक्का छोड़ेंगे। पिता भी जहाँ पर जिस दुकान में काम करते थे, चलो वो भी मालिक भी अच्छे थे, तो तनख्वाह भी बढ़ा देते थे, तो ठीक चल रहा था, कुल मिला के ठीक चल रहा था। लेकिन अब एक बार क्या होता है कि इनके गांव में, जिस गांव से बिलोंग करते थे, तो वहां पर किसी की, इनके रिश्तेदार की, शायद इनके चाचा जी थे या ताऊ थे, बताया तो नहीं, लेकिन ऐसे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती है। अब इनके परिवार वालों को तो जाना पड़ना था। रजनी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसको छुट्टी वगैरह का चक्कर था, गाँव दूर था काफ़ी। 1.5 दिन तो जाने में लगना था, 1.5 दिन आने में लगना था, 3-4 दिन वहां पर भी रुकना था, तो कुल मिला के हफ्ते 10 दिन का था। तो पता था कि भाई नहीं जा पाएंगे, रजनी तो जा नहीं पाएगी, तो ये दोनों चले जाते हैं माता पिता। लेकिन रजनी शायद चली जाती तो ठीक रहना था, क्योंकि कोई शायद इसी इंतजार में था कि रजनी अकेली हो और कांड हो सके। अब रात का समय था, रजनी सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से रजनी को अपने घर के बाहर से आवाज आनी शुरू होती है, जैसे कोई बड़बड़ा रहा है। एक ही सुर में, एक ही लय में कोई चीज को बोले जा रहा, लेकिन रजनी को समझ नहीं आ रही थी। अब रजनी थोड़ा सा डरती भी है, लेकिन वो जैसे छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती है ना, छोटी छोटी गलियां होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पास पास में सटे होते हैं। तो रजनी हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, तो देखती है कि अंधेरे में उसको एक शख्सियत नजर आ रही थी। हाइट से वो शायद ये जान पा रही थी कि ये और कोई नहीं बल्कि बगल के मकान वाली आंटी है। लेकिन वो ऐसा कर क्या रही है? बाल उसके बिखरे हुए थे, आधे सफेद आधे काले, बिल्कुल काले रंग की उसने साड़ी डाली हुई थी, और कुछ इनके घर की तरफ, जैसे ये दरवाजा खोलती है तो थोड़ा सा इनके घर की तरफ ध्यान था, तो बड़बड़ाई जा रही थी। ये धीरे से बोलते कि आंटी, क्या क्या, 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 क्या क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? एक दो बार बोलती है रजनी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आता। फिर थोड़ी सी ऊंची बोलती है, आंटी क्या कर रही हो? जैसे ही आंटी उसकी तरफ देखती है, ये हक्की बक्की रह जाती है। आंटी जो थी, यहाँ पर काले रंग का उसने, जैसे होता है, कलर लगा हुआ था। उसके जो होंठ थे वो भी काले, यानी कि काले रंग की लिपस्टिक टाइप कुछ लगाया हुआ था। माथा भी बिल्कुल काला किया हुआ था, और उसको देख के बड़ा अजीब तरीके से हंसती है। रजनी तो एकदम डर जाती है और डर के अंदर भाग जाती है। उस रात, सारी रात रजनी को आवाज आती रही, लेकिन रजनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर जा पाए या टोक सके किसी को। अब ये रजनी सुबह उठती है, सुबह उठ के देखती है सब कुछ ठीक ठाक था, वो वहां पर थी नहीं। रात का डर अभी भी कायम था, लेकिन सुबह उसको काम पर जाना था, और उसने घर वालों को ये बात बिल्कुल नहीं बताई, क्योंकि उसको पता था कि अगर घर वालों को ये बात बता देती है, खामो खा वो परेशान हो जाएंगे और उस पर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर देंगे कि तुम भी हमारे पास जल्दी से आ जाओ। खुद वो आएंगे तो 1.5 दिन तो उनको फिर भी लग जाना था, अभी तो वो रास्ते में होंगे बल्कि। तो ये सोचती है कि मैं अपने घर पे कुछ नहीं बताऊंगी, पता नहीं ये पागल हो चुकी है, अकेली रह गई है, क्या करती है, मैं तो ध्यान ही नहीं दूंगी। और दूसरी ओर छुट्टी मिलने का कुछ ऐसा चक्कर था नहीं। अब ये अपने काम जाती है, सारा दिन अपना काम करती है, नॉर्मल डे होता है जैसा। बीच बीच में इसका ध्यान जरूर उस चीज़ को लेकर जाता है कि यार पता नहीं क्या कर रही थी वो आंटी। लेकिन खैर, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, वैसे वैसे वो इन चीज़ों को भूलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने के बाद वो घर आती जा रही थी अपने, वैसे वैसे ही उसके दिमाग में फिर वही चीजें चल रही थी। आज वो कोशिश करती है कि वो जल्दी से सोएगी, खाना वगैरह खाती है, 5-7 मिनट माता पिता से फोन पर बात होती है, और उसके बाद वो सोने की तैयारी करती है। अचानक से जो आवाजें उसको कल काफी दूर से आ रही थी, बिल्कुल हल्के हल्के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, आज उसको बिल्कुल कान के पास वो आवाज आती है। बहुत तेज, बहुत तेज आवाज आती है उसको,
जैसे मानो बिल्कुल उसके कान के पास ही कोई बैठकर ये बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उठती है, आसपास देखती है, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें तेज आ रही थी। रजनी को गुस्सा चढ़ता है, उसको पता है कि ये आवाजें मेरे कमरे में क्यों इतनी गूंज के आ रही हैं, जैसे मेरे बिल्कुल पास ही खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन है ये वही। ये जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही बाहर देखती है तो कुछ नहीं था, कोई नहीं था। अचानक से उसका ध्यान नीचे जाता है, दरवाजे के पास। वहां पर एक थाली पड़ी हुई थी, जिसमें काले रंग की साड़ी, कुछ मेकअप का सामान, वो भी काला ही था। जैसे आई लैशेस वगैरह वो भी काले, शायद काले ही होते हैं, जो भी है, इतना तो मुझे मेकअप का नहीं पता। सिंदूर टाइप भी चीज वो थी, काले रंग की थी। लिपस्टिक टाइप भी चीज काले रंग की थी। बड़ा गुस्सा आता है रजनी को। वो सोचती है कि इनको तो मैं सुबह देखूंगी, अब रात के समय में क्या लड़ना। वो बड़े गुस्से से अपनी पाँव से उसको मारती है और बंद कर लेती है दरवाजा, उस थाली को। अब क्या होता है कि 2-3 दिन बीतते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। 5वां दिन रजनी अपने घर आती है। अब जब अपने घर आती है, उसको बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जैसे मुर्दे की बदबू। सहन नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि घर के बिल्कुल बाहर बिल्कुल ठीक ठाक है, घर के अंदर इतनी बदबू आ रही है। वो उसका सोर्स देखना चाह रही थी कि कुछ चूहा मरा है, कुछ है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी उस सोर्स की तरफ, उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। क्योंकि जो साड़ी कल उसने, या जो सामान पड़ा था उसको उसने पैर मारकर दूर कर दिया था, सेम वही सामान बिल्कुल सजाकर एक जगह पे रखा हुआ था, और बदबू वहीं से आ रही थी। यहां तक है रजनी का पार्ट, जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया। अब उस दौरान उसके जो माता पिता थे, वो भी वापसी में आ रहे थे, और कुछ घंटों बाद उन्होंने वापस आ जाना था। जब वो घर पहुंचते हैं, घर आकर दरवाजा खटखटाते हैं, अचानक उनको हैरानी होती है, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। ये समा शाम का हो चुका था, रात का ही कह सकते हैं। और इस समय तो सबको पता है कि भाई इलाका कैसा है, दरवाजा बंद कर रखना चाहिए। लेकिन सोचते हैं कि चलो बेटी को गलती लग गई होगी। लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब ये अपनी बेटी को सामने खड़ी पाते हैं। शीशे के सामने वो खड़ी हुई थी, धीरे धीरे हिली जा रही थी। काले रंग की साड़ी उसने डाली थी। ये कंपकपाती हुई आवाज में कहते हैं, रजनी क्या हुआ, क्या कर रही है। जैसे इनकी तरफ देखती है, इनकी तो चीखें निकल जाती हैं। वही काले रंग का मेकअप सेम तरीके से उसने किया था, जैसे उस आंटी ने किया था। हंसती है उनकी तरफ देखकर, ऊंची ऊंची, और अचानक से बेहोश हो जाती है। इतनी आवाजें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। ये देखते हैं रजनी को क्या हुआ, कहते जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हुआ। लेकिन उसके हॉस्पिटल जाने के बाद एक खबर पता लगती है, क्योंकि सिर्फ एक जाना था जो बाहर नहीं निकला था। उसके घर की लाइट भी नहीं चल रही थी। दरवाजा देख रहे थे लोग, कहीं वो चली तो नहीं गई। लेकिन दरवाजा तो कोई लोक नहीं लगा था, बल्कि वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। कोई लेडी देखने जाती है कि आई क्यों नहीं वो बाहर, और जब देखती है उसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी, उसी काली साड़ी में, ठीक उसी मेकअप के जैसे जैसे रजनी ने किया था। अब रजनी हॉस्पिटल में जाती है। जब उसको होश आता है, उसको कुछ पता नहीं था। आज वो ऑफिस भी नहीं गई थी, ऑफिस वालों का भी फोन आ रहा था, लेकिन उसने कोई पिक नहीं किया। फिर अगले दिन ऑफिस वाले भी उसके घर में आते हैं, पता लगता है कि ठीक नहीं है, चलो छुट्टी वगैरह मिल जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती थी, रजनी ठीक वैसे ही हरकतें करने लग पड़ती थी, और वो पीछे पड़ती थी काली साड़ी की, मेरी काली साड़ी कहाँ है। अब उसके माँ बाप को ये बात तो पता लग चुकी थी कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर अच्छे से पंडित जी को दिखाया जाता है, तो फिर वो सारी बात बताते हैं कि जो ये मरी है ना, इसका पहरा, या इसका इसका जो जो भी छाया है इस पर आ चुकी है। दिन में तो ये ठीक रहेगी, लेकिन रात में ये कुछ गलत किया करेगी इस तरीके से। फिलहाल के तौर पर उन्होंने जो भी वो साड़ी थी, जो सारा सामान था, उसको उन्होंने जलवा दिया। कुछ साधना वगैरह की,
तकरीबन तकरीबन कहा जाता है कि 1.5-2 साल तक रजनी के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने घर भी छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़कर कहीं और जगह घर ले लिया, और दिन के समय में रजनी बिल्कुल नॉर्मल अपनी जॉब करती, अच्छा परफॉर्म करती। लेकिन जैसे ही रात के 10-11 बजते तो उसकी हाव भाव चेंज होने लग पड़ते। शुरू शुरू में जब ये स्कूली वगैरह में रहते थे तो वो काफ़ी चिल्लाती थी, लोगों को भी पता लग चुका था। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें धीमी पड़नी शुरू होगी। फिर जब धीमी पड़नी शुरू होगी, इन्होंने चेंज कर ली लोकेशन, किसी और जगह पे चले गए, अच्छी जगह पे चले गए। तो आज रजनी की शादी वगैरह भी हो चुकी है और अ, बच्चे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा है, जैसा उसने शक्ल देखी थी उस आंटी की, और माना जाता है कि उसकी आत्मा का साया काफी समय तक रजनी पर रहा। अजीब अजीब किस्सा है। जेल से इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है। खैर, ये था आज का किस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इससे पहले हम आज का एपिसोड ख़त्म करें तो थोड़े से कमेंट्स वगैरह उसको रीड कर लेते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नाराज़ ना हो। अच्छा, एक भाई हैं अपने, वो कहते हैं, मैंने एक लोकेशन थी जैसे डाक बंगला की, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकेशन। भाई इतना ज्ञान दिया मैंने कि लोकेशन हम क्यों डिस्कस नहीं करते, उसके बावजूद भी आप लोकेशन पूछते हैं। यार क्या यार, बच्चों जैसी बातें करते हो। खैर, इसके अलावा अच्छा एक ना थोड़ा सा यार, आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। जैसे अभी कार्तिक का पॉडकास्ट आया था, उन्होंने कहा था जयपुर में ताजमहल, हवा महल, ताजमहल। कई बार इंसान जल्दबाजी में बोल जाता है, और इतनी जल्दी में बोलता है कि मैं भी शायद उसको नोटिस ना कर पाया हो। लेकिन भाई हर कोई इस चीज़ को साबित करने में लगा कि हम बहुत समझदार है, देखा देखा हमने पकड़ लिया। भाई गलती से बोल दिया जाता है। तो इतनी ऐसी तैसी, चलो जो वैसे ही मजाक में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि भाई वो ताजमहल नहीं हवा महल की बात कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे गालियां निकाल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। तो थोड़ा सा यार इस बात का करो ना, ध्यान रखो इस चीज़ का। अच्छा एक ना खुल्लम, शायद आपका नाम मैंने ठीक लिया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। कह रहे सुनील भाई, आपका कहानी बोलने का तरीका ऐसा है जैसे अगर आप नॉर्मल कहानी सुना भी देते हैं तो डर लगेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। नॉर्मल तो मैं नॉर्मली बात करता हूँ, जब जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो डिफरेंट सा आप देख सकते हैं। मुझे उस मोड में जाना पड़ता है कहानी सुनाते हुए, जब जिस मोड में हॉरर क्रिएट होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और एक ना शेख, पूरा पूरा नाम नहीं मैं बोलूँगा, बड़ा बनी जाएगा क्योंकि विदाउट स्पेस है। इन्होंने बहुत बड़ा एक हदीत को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, कुरानिक चीज़ों को लेकर तकरीबन 6 पॉइंट और स्क्रिप्ट्स वगैरह में डालकर 10-12 पॉइंट्स को किया। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया आपने मेंशन किया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपकी जो डेडिकेशन है एक चीज़ को प्रेजेंट करने की, मैं सिर्फ उसको देखकर बोल रहा हूँ। लेकिन इतना बड़ा कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता। तो मैं फ्री टाइम पढ़ूंगा, तो इनकेस हुआ तो डीएम आप मुझे कर देना, इस पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं, और भी जो कमेंट्स हैं देख लेते हैं। एक अपने गगन बाबा, देखा लापरवाही का नतीजा। गगन बाबा जी रेगुलर व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े दिनों से मुझे ये लगा कि शायद आपने अपलोड करना छोड़ दिया है, पर मैंने बाद में देखा कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आते। तो भैया आप नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऐसे ही है ना भाई, मतलब आप, कहने का मतलब है कि लापरवाही कर देते हैं। विजय नेपाली कह रहे हैं, हेलो भाई, मैं विजय नेपाली, मैं कुवैत में कर मैं कुवैत में करते आपका वीडियो, अच्छा काम करते होंगे, कुवैत में काम करते आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ, बहुत अच्छा बनाते हो, थैंक्स। आपने नई कहानियाँ लेकर आते हो, नई नई कहानियाँ। थैंक यू भाई, आप इतनी दूर से देखते हैं, काम करते ध्यान से काम कीजिए, क्योंकि कुवैत में आपको पता मशीनरी वगैरह का काम, ट्रैवलिंग का, तो थोड़ा सा उस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिए। अदरवाइज़ कहानियाँ सुनिए, मज़े लीजिए, कोई चक्कर नहीं। अच्छा एक भाई ने कहा है, जो मेरा एपिसोड नंबर 274 था, वो था प्रेत आत्मा का खौफनाक बदला। तो इसमें सुजीत करके हैं कुछ, ये कह रहे हैं स्टोरी कॉपीड फ्रॉम शिवम इज ओन बाय लिटिल मॉडिफाइंग द स्टोरी। भाई उस किस्से में शायद मैंने 2 कहानियां बोली हैं, 2 स्टोरीज बताई हैं। कौन सी स्टोरी शिवम इज ओन की, ये भी बता दीजिएगा। मॉडिफाई कौन सी की है, ये भी बता दीजिएगा। और मैं इस चीज़ को काफ़ी बार कह चुका हूँ कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जस्टिफिकेशन मिलनी चाहिए। मेरी कुछ स्टोरीज़ हैं जो मुझे स्पेशल डीएम आते हैं कि भाई ये आपके चैनल जो स्टोरी है किसी और चैनल ने नरेट कर दी, तो कर दी भाई, फिर क्या हो गया।
आप यहाँ पर नरेशन, जो मेरे पक्के व्यूज हैं ना, उनको मेरे नरेशन से मतलब है। अब कोई मुझे भेज रहा है, वो 10 जनों को और भेज रहा है। अब कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, मतलब जैसे मेरे पास स्टोरीज अभी भरी पड़ी हैं, तो मैं जो सबसे पहले जिसने मुझे स्टोरी भेजी मैं उसको कर रहा हूँ नरेट। अब मान लीजिए कुछ स्टोरीज 2-2 3-3 महीने, यानी इतना इतना अभी वो चल रही है, क्यों चल रही है, तो हो सकता है कि उसी समय उस पर्सन ने 3-4 जगह पे स्टोरी भेज दी और उन्होंने 2-3 महीने वो पहले वो स्टोरी नरेट कर भी दी है। तो अब मुझे भी भेज, मतलब मैं अब करूंगा तो नेचुरली बात है मेरे चैनल पर बाद में आई है। ऐसे ही अगर कोई मुझे स्टोरी भेज रहा है और दूसरी जगह वो भेज रहा है, मैं पहले नरेट कर रहा हूँ, कोई 2 महीने बाद कर रहा है, तो फिर वो मेरे चैनल की स्टोरी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, मतलब मैं बस ये होता है कि आप नरेशन आपको कैसी लगती है। अगर आपको नरेशन का मजा आ रहा है तो वही क्रक्स होता है स्टोरी का। अब जैसे क्राइम स्टोरीज होती हैं वो मोरलेस तो वही, अब जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे वो नीला ड्रम, तो सबकी एक ही कहानी है। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 चैनल और 10 चैनल उसको अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग इंसिडेंट्स को चेंज करेंगे कि नहीं उसने ऐसा किया, नहीं उसने ऐसा किया। लेकिन उसको कहने का तरीका अलग अलग है, इसलिए लोग 10-10 चैनल को अलग सुनते हैं, नहीं तो क्राइम का एक ही चैनल होगा सिर्फ। इस तरीके से थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए करिए। आपने अच्छे तरीके से कहा, बस क्लियर नहीं किया, गाली गलौज नहीं की, समथिंग ऐसा नहीं किया, तो मैं उसको इस तरीके से अच्छा जवाब दे रहा हूँ। खैर अब वक्त हो चुका है आज के एपिसोड को यहीं पर विराम लगाने का। जल्दी ही मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।